जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। कल जैसे कि आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन में यहाँ पर क्लैश होता है, टाई ब्रेकर होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एडिशनल वोट दैट इज ड्रॉ ड्रॉ के थ्रू यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि राज्यसभा के इलेक्शंस में जनरली विप इशू नहीं हो सकती, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ की डिस्कशंस चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस। वो क्यों चल रही हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इशूइंग विप्स इन राज्यसभा इलेक्शंस may still a debate. As the legal debate on the whips continues, interpretations could have been consequences for the rebel MLAs and their parties' governments. Although चीफ मिनिस्टर सुखो जी ने यहाँ पर कह दिया है कि हम यहाँ पर बदला लेने वाली पार्टी नहीं है, तो हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, बट स्टिल लीगल तरीके से क्या एंटी डिफेक्शन लॉ उन 6 MLAs के ऊपर लग सकता है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको एंटी डिफेक्शन पता हो। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है कि टू अबेंडन योर एसोसिएशन, दैट मीन्स आप ऑपोजिंग ग्रुप को यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं बेनिफिट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। उसको टैकल करने के लिए वी हैव अ एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, 10th शेड्यूल अभी डील कर रहा है एंटी डिफेक्शन के लिए यहां पर, जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 से ऐड किया गया था। बट आप सबको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले 10th शेड्यूल यहाँ पर 35th अमेंडमेंट 1975 जो कि डील कर रहा था सिक्किम से, उसके बाद आर्टिकल ऐड किया गया आर्टिकल 2 कैपिटल ए, सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 36th अमेंडमेंट हमारे पास आता है एंड मोनार्की को यहाँ पर एबॉलिश किया जाता है। सिक्किम 22वां राज्य बन जाता है, 22nd कंप्लीट स्टेट बन जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 10th शेड्यूल को यहाँ से हटा दिया जाता है। लेटर ऑन 1985 में 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड किया जाता है एंड उसको डील किया जाता है विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, ये नंबर 1 आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, अब कौन कौन सी प्रोविजंस हैं यहाँ पर एंटी डिफेक्शन के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये 3 केसेस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड इसमें से जो रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश वाले राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड है। क्यों है? नंबर 1, एंटी डिफेक्शन लॉ, जब भी कोई यहाँ पर एमएलए या एमपी यहाँ पर किसी और पार्टी के पास जाता है, ज्वाइन कर लेता है बेनिफिट्स के लिए, तो कौन डिसाइडिंग अथॉरिटी है? स्पीकर इन केस ऑफ द लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे चेयरमैन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्यसभा। यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर है जिनका डिसीजन फाइनल है। अब यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन एज अ ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हो तो होलोहन केस आया 1992 में, जिसमें ये कहा गया कि ये जो स्पीकर की और चेयरमैन की पावर है, ये जुडिशियल रिव्यू से यहाँ पर सब्जेक्ट होगी। दैट मीन्स स्पीकर जो भी डिसीजन देगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। नंबर 1 केस। नंबर 2 केस जो अब हमारे हिमाचल वाले पार्ट में यूज होने जा रहा है। अब सबको पता है राज्यसभा में विप इशू नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। बट स्टिल एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पर एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई मेंबर वॉलेंटरली रिजाइन कर देता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब वॉलेंटरी रेजिग्नेशन का मतलब खाली यही नहीं है कि वो पेपर पर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे। यहाँ पर रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में कहा गया कि उस मेंबर के कंडक्ट को भी देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई मेंबर यहाँ पर दूसरी पार्टीज की रैलीज को अटेंड कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, तो उसके कंडक्ट को भी देखा जाएगा। यही अब हम हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा इलेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है।
नंबर 3 जो लेटेस्ट केस है इसका यहाँ पे मणिपुर वाला केस 2020 की, जो जब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो यहाँ पर कोर्ट तभी आ सकता है जब स्पीकर अपनी पूरी प्रोसीडिंग्स कर देगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। बट यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कितनी देर के अंदर स्पीकर डिसाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे स्पीकर को 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड केसेस को सॉल्व कर देना चाहिए, बिकॉज जब तक स्पीकर ये डिसाइड नहीं करेगा कोर्ट बीच में नहीं आ सकता। कोर्ट उसी के बाद यहाँ पर आएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में कभी भी कोर्ट एंटी डिफेक्शन के केसेस में नहीं आ सकता। ओके, एंड यहाँ पर कहा कि कोई अगर यहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो स्पीकर ज्यादा टाइम ले सकता है, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि 3 मंथ्स के अंदर आप डिसाइड कर दें। नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने एक सजेशन भी दिया कि आप क्या करिए कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाने की कोशिश करिए, जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज हेड करे, एंड वो एंटी डिफेक्शन जो 10 शेड्यूल है उससे डील करे। डन। ये दो यहाँ पर 2020 के केस में निकल कर आया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट तभी आ सकता है जब स्पीकर यहाँ पर डिसाइड कर देगा विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल। ओके, इस पूरे आर्टिकल में 3 चीजें हैं, मैं आपको तीनों यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है। नंबर 1, लोकसभा के यहाँ पे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं PDT आचार्य, वो कह रहे हैं अ पार्टी कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट एनी MLA अंडर 10th शेड्यूल एज व्हिप कैन नॉट बी इशूड फॉर वोटिंग इन द राज्यसभा। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि राज्यसभा के इलेक्शंस में यहाँ पर व्हिप इशू नहीं की जा सकती। जब व्हिप इशू नहीं करी जा सकती तो 10th शेड्यूल ऑटोमेटिकली राज्यसभा के इलेक्शंस में नहीं लग सकता। एंड हम देखते हैं कि टाई होता है। टाई के बाद मैंने आपको कराया सेक्शन 102 ऑफ RPA एक्ट 1951 कहता है कि जब भी टाई ब्रेकर होगा तो एडिशनल वोट ड्रॉ के थ्रू जो भी जीतेगा वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। नंबर 2, दिस वोटिंग इज नॉट इनसाइड द हाउस बट वन दैट इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। हाउस के अंदर ये वोटिंग नहीं हो रही थी, इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करवा रहा है। देयरफॉर देयर कैन नॉट बी अ विल या विप। विप इसलिए यहां पर नहीं हो सकती। However, there is another ground that can be applied, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई voluntarily resign कर रहा है, voluntarily gives up the membership, इसको उन्होंने इस तरीके से समझाया कि अगर वो पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है तो उसको voluntarily resignation, voluntarily give up membership में यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। जो रवि नायक केस मैंने आपको बताया सेकंड केस, उसमें यही बताया गया है कि वॉलेंटरली रिजाइन का मतलब खाली मेयर ये नहीं है कि पेपर पे रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और पॉलिटिकल बी पार्टी की आप रैलीज को अटेंड कर रहे हैं, तब भी आपके खिलाफ ये लगाया जा सकता है। यही उन्होंने कहा कि इसमें कि अगर वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसको voluntarily gives up membership में include किया जा सकता है। According to me, the MLAs does not have to resign. His conduct matters. Speaker can interpret these actions. I hope this is clear. कि हो तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, नंबर 1, कौन डिसाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल? स्पीकर या चेयरमैन। डिसीजन इज फाइनल। बट कि हो तो केस में कहा गया कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा, बट जुडिशरी फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं आती। पहले स्पीकर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अपना डिसीजन देते हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए लेटेस्ट केस जो मणिपुर का केस था 2020, उसमें उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा 3 मंथ्स में कोशिश कीजिए कि आप कंप्लीट कर दें, या फिर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे उन्होंने एक सजेशन दिया है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पे हेड करे एंड वो डील करे मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 3 चीजें आपके पास आई हैं। नंबर 1, विप यहाँ पे इशू नहीं हो सकती। नंबर 2, ये कि अगर टाई होगा तो ड्रॉ के थ्रू नहीं निकला सोल्यूशन। नंबर 3, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लग सकता है? अगर वो
वॉलंटरी रेजिग्नेशन जो है उसमें इस चीज को कंसीडर कर लें कि वो पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर एक्ट कर रहे थे। स्पीकर उसको इंटरप्रेट कर सकता है कि वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप देना चाहते हैं। ये इस पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं पिछले 2 दिन से, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एंटी डिफेक्शन पे डील करते हैं। 1985 मैंने आपको बताया इनेक्ट किया गया। पहले सिक्किम से डील कर रहा था। 35th अमेंडमेंट 1975 जिससे आर्टिकल 2 कैपिटल ए ऐड किया गया। सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट किया गया। लेटर ऑन मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया। सिक्किम 22वां राज्य बन गया एंड 52nd अमेंडमेंट 1985 से 10th शेड्यूल दोबारा से ऐड होता है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से डील कर रहा था। आया राम गया राम, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग यहाँ पे लेजिस्लेचर ने विच वाज डेवलप्ड बाय हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल 1967 जिन्होंने 3 बार पार्टी को चेंज करा। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट पे आए, फिर कांग्रेस पे आए, फिर 9 घंटे के अंदर दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में आए। तब से ये स्टार्ट होता है आया राम गया राम। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, कौन कौन से प्रोविजंस हैं अब जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। नंबर 1, a member belonging to any political party becomes disqualified if he voluntarily gives up the membership। जो मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश वाले केस में आ रहा है। वॉलंटरली का मतलब खाली यही नहीं है कि वो अपने रेजिग्नेशन लेटर दे, यहाँ पे उसके कॉन्डक्ट को भी देखा जाएगा, जो कि इस केस में देखने को मिल रहा है कि अगर वो पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट गए हैं। Number 2, if he vote or abstain from voting contrary to the directions given by the political party। ये किसकी बात कर रहा है? विप की बात कर रहा है। 3 तरह के विप, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अगर यहाँ पे 3 लाइन विप इश्यू हो गई, क्या होता है 3 लाइन विप? हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। 1 लाइन विप का मतलब क्या है? पार्टी ने जस्ट अपने लेजिस्लेचर को बताया कि यहाँ पर एक इश्यू पे वोटिंग हो सकती है। नंबर 2, यहाँ पर 2 लाइन विप में कहा गया कि आपको वहां पर एब्सेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट रहना है। डन। नंबर 3, यहाँ पे नंबर 3 लाइन विप में ये बताया गया कि आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर बिल पे वोटिंग हो रही है, विप इश्यू हुई कि सबको इसके फेवर में वोट करना है, तो दैट मींस वो विप के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर वो 3 लाइन विप को वायलेट करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लग सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। 1 लाइन में खाली इन्फॉर्म किया गया, 2 लाइन में ये कहा गया कि आपको वहां पर आना है, ठीक है, या फिर एब्सेंट, जो भी यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट। नंबर 3 इज अ 3 लाइन विप जिसमें डायरेक्शंस दे दी गई कि आपको या तो फेवर में ही वोटिंग देनी है, अगर पूरी पार्टी ने विप इशू कर दी गई है तो फेवर में ही वोटिंग होगी, अगर जो भी विप के अगेंस्ट जाएगा वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। नंबर 3, इलेक्शन के बाद कुछ निर्दलीय कैंडिडेट खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं इलेक्शन के बाद। वो आउटसाइड सपोर्ट के साथ किसी की सरकार बनवा सकते हैं, बट वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स, आप सबको पता है जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते हैं। Nominated members becomes disqualified if he joins any political party after expiry of 6 month। 6 मंथ के बाद अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात आती है एक्सेप्शन की। 3 एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। नंबर 1, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर ही यहां पर मर्ज हो जाएं तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। नंबर 2, स्पीकर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी मई में कोई भी पार्टी न्यू आई, ठीक है, हम मान लेते हैं बीजेपी ही आई फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, एंड हम देखते हैं कि इनमें से कोई एक कैंडिडेट है वो स्पीकर बनेगा। एंड जब स्पीकर बनते हैं एक कैंडिडेट तो वो अपनी वॉलंटरली जो अपनी पार्टी की मेंबरशिप है उसको क्या करते हैं, यहाँ से हट जाते हैं एंड इसके बाद वो बने स्पीकर। फॉर एग्जांपल इन बिटवीन 2025 में ही वो स्पीकर का उनका रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड वो रिमूव हो जाते हैं। तो रिमूव होने के बाद वो अपनी सेम पार्टी ए को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर अब इन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करी तो इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर voluntarily gives up the membership, अपनी मेंबरशिप वो छोड़ रहे हैं, ए कैंडिडेट स्पीकर बनते हैं,
वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरली यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इनके खिलाफ वॉलंटरली मेंबरशिप को लूज करने पे एंटी डिफेक्शन लॉ नंबर 1 नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद इनका रिमूवल हुआ। अब रिमूवल होने के बाद एमपी तो वो थे ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हाई थे। इसके बाद वो दोबारा से अपनी सेम पार्टी ए को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ ही rejoins after he ceased to hold that office, this exemption has been provided in view of dignity of the office. आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं आपको प्रेजेंट केस में भी बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अभी ओम बिरला जी अभी स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी बीजेपी की जो है वॉलंटरली मेंबरशिप को यहाँ पे क्या किया गया है, छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगले हफ्ते ओम बिरला जी रिमूव हो जाते हैं, रिमूवल प्रोसेस होता है एंड ओम बिरला जी हट जाते हैं, तो वो दोबारा से अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। एंड नंबर 3 इज प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। सबके पास क्या है, कॉन्शियस वोट है। दैट मींस जो यहाँ पे जिसकी आत्मा कह रही है वो उसको वोट दे सकता है। अब हम पूरे सेशन को रिवाइज करते हैं एक एक करके। नंबर 1, लोकसभा राज्यसभा अगर टाई होता है तो एडिशनल वोट ड्रॉ के थ्रू यहाँ पर विनर डिक्लेयर होगा। सेक्शन 102 है आरपीए एक्ट 1951। नंबर 2, हिमाचल की ही बात कर लेते हैं, तो डेट मीन्स जो विप है वो राज्यसभा के इलेक्शंस में आप जनरली इशू नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर उसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल के अंतर्गत यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। 10 शेड्यूल की बात करें तो पहले 35th अमेंडमेंट 1975 से इसको ऐड किया गया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 2A सिक्किम यहाँ पर एसोसिएट किया गया था विद द यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में सिक्किम से मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया एंड हम देखते हैं कि 10 शेड्यूल को हटा दिया गया। लेटर ऑन 52nd अमेंडमेंट 1985 से एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड कर दिया गया। नंबर 3, हमारे पास 3 केस मैंने आपको बताए। नंबर 1 इज द कीहोतो। फाइनल डिसीजन कौन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन, स्पीकर या फिर चेयरमैन। तो उनकी जो ये पावर है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। बट जुडिशरी फर्स्ट इंस्टेंस में बीच में नहीं आएगी, पहले यहाँ पर डिसीजन सुनाया जाएगा बाय द स्पीकर। कितने टाइम में सुनाया जाएगा, तो रिसेंटली जो मणिपुर वाला इशू था, यहाँ पे केस था 2020 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा आप कोशिश कीजिए कि 3 मंथ्स के अंतर्गत यहाँ पे डिसीजन सुना दिया जाए, सो दैट पिटिशनर को भी यहाँ पे जस्टिस मिले। उसके बाद रवि नायक केस जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश वाले केस में यहाँ पे यूज होगा। एंटी डिफेक्शन कब लगता है, नंबर 1 अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। नंबर 2, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद यहाँ पर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। नंबर 3, कोई भी अगर विप के अगेंस्ट जाता है, दैट मींस पार्टी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाता है। नंबर 4, अगर कोई वॉलेंटरली यहाँ पर रिजाइन कर देता है या रिनाउंस कर देता है अपनी मेंबरशिप को वॉलेंटरली, तो इस वॉलेंटरली में ये कहा गया कि खाली ऑन मेयर रेजिग्नेशन लेटर को ही वॉलेंटरली रिनाउंसमेंट नहीं कहा जाएगा, अगर आपके कंडक्ट को भी यहाँ पे देखा जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश वाले केस में निकल कर आया कि अगर आप पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसको यहाँ पर वॉलेंटरली रिनाउंस में काउंट किया जा सकता है। अदरवाइज राज्यसभा के इलेक्शंस में विप इशू नहीं हो सकती। एंड राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट मींस आप बेशक विप इशू कर दी गई है बट स्टिल कॉन्शियस वोट है, वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। आई होप एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड सारे मैटर्स जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे आपके। ऐसे और यूजफुल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद ऑल, टेक केयर।